नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार द्विवेदी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रेवरी कल्याणपुर। साथियों, आज मैं आपसे शिक्षण अधिगम एवं आकलन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो आईसीटी का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोई भी डिजिटल सूचना को अपने शिक्षण के लेसन प्लान में समाहित करना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिजिटल सूचना, चाहे वो फ़ोटो के रूप में हो, चाहे ऑडियो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं, फिर उसका संग्रहण करते हैं। और संग्रहण करना जब हमें आवश्यकता होती तो उसकी पुनः प्राप्ति करते हैं और उसको अपने बच्चों के संदर्भ में मॉडिफाई करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर स्टूडेंट। बच्चों की क्या भाषा है, कैसा उनका शैक्षणिक स्तर है, उसके अनुरूप में उस कंटेंट को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और फिर उसका अपने क्लासरूम में प्रयोग करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग की एक पूरी प्रक्रिया है। आईसीटी का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमें 3 चीज़ों की जानकारी हो। सबसे पहले तो उस कंटेंट की जानकारी कि हमें जो पढ़ाना है उस विषय वस्तु की अच्छी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद किस पेडागोजी को हम लोग प्रयोग करेंगे उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, कौन सी विधा का प्रयोग करेंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तीसरी जानकारी हमें होनी चाहिए तकनीक का सामान्य ज्ञान। जब हमें इन तीनों चीज़ों की जानकारी होगी तभी हम शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन में आईसीटी का समाकलन करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि हमें तकनीकी जानकारी नहीं है तो हम लोग पहले सामान्य तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी हम अपने शिक्षण में, अपने मूल्यांकन और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी का प्रयोग कर पाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विषय वस्तुओं के शिक्षण के लिए आईसीटी का प्रयोग करना आवश्यक है? नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि हम सभी प्रकरणों में या सभी विषय वस्तु में आईसीटी का ही प्रयोग करें। पूर्व में ही कहा गया, अति सर्वत्र वर्जित। जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर हम आईसीटी का प्रयोग करें और जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ पे आईसीटी का प्रयोग ना करें। हमारे प्रकरण में, हमारी विषय वस्तु में आईसीटी का प्रयोग होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करता है उस विषय वस्तु के स्वरूप पर। मान लीजिए हमें पौधों भाग को पढ़ाना है तो इसमें हमें वो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपने विद्यालय के कैंपस में लगे हुए किसी वृक्ष के पौधे के पास जाएं और बच्चों को छात्र उस पौधों के पास ले जाकर उसको भागों को पढ़ाएं, बनस्पत इसके कि हम उसका कोई वीडियो ऑडियो दिखाएं या सुनाएं। मान लीजिए हमें भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का एक टॉपिक पढ़ाना है, तो ये एक तथ्यात्मक टॉपिक है जिसमें हम लोग केवल दृश्यात्मक सामग्री के माध्यम से अपने प्रकरण को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल विजुअल जो मटेरियल है उसके माध्यम से ही हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी ठोस सिलेंडर के सतही भाग को पढ़ाना है तो यहाँ पे हमें केवल दृश्यात्मक सामग्री उतना प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बच्चे को वीडियो उससे रिलेटेड कोई दिखा दें तो वह उसके सतहों को, भाग को अच्छे ढंग से समझ सकेगा। इसी तरह से यदि हम पाचन तंत्र के कार्य को, प्रकरण को पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा विषय वस्तु एक प्रक्रियात्मक विषय वस्तु है, एक पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसको अगर हम एक चार्ट के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से दिखाएंगे तो उतना प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक एनिमेटेड वीडियो कोई या एक इंटरेक्टिव वीडियोस को माध्यम से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझा सकते हैं। और इसी तरह से यदि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बच्चों के विचारों को जानने के चाह रहे हैं तो उसमें हमें ऑडियो वीडियो की अपेक्षा, अगर हमारी जो
चर्चा परिचर्चा हमारा माध्यम होना चाहिए। वहाँ पर हम लोग ऑडियो वीडियो का प्रयोग न करके बच्चों को अधिक से अधिक प्रेरित करेंगे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, ताकि उनके विचार निकल कर आ सकें। साथियों, ई सामग्री कई रूपों में उपलब्ध होती है। ये टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध है। सारी किताबें ई बुक्स के माध्यम से उपलब्ध हैं। फ़ोटोज़ के रूप में हो सकती है, ऑडियो के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में हो सकती है, एनिमेशन के रूप में हो सकती है, या संवादात्मक वीडियो के रूप में हो सकती है। आजकल ये बहुत ही प्रभावी उपकरण बन गया है शिक्षण का, इंटरेक्टिव वीडियो, जिसमें बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करते हुए सीखता है। तो इन विभिन्न माध्यमों के रूपों में ई सामग्री उपलब्ध है, जिसे हम अपने बच्चों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी हम लोग जब ई सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले लक्षित समूह, जिन बच्चों को हम ई सामग्री प्रयोग करने जा रहे हैं उनका आयु वर्ग क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, सीखने की शैली क्या है, भाषा और सामाजिक विकास का स्तर क्या है। इसी के साथ साथ विषय, जो भी सामग्री हम प्रस्तुत करने चाह रहे हैं वह प्रासंगिक हो, हमारे जो प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक हो, और पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, नवीनतम जानकारी समाहित किए हुए हो। जो शैक्षिक विवेचन, इसमें उद्देश्य स्पष्ट हो कि हम इस सामग्री के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, सामग्री पहुंचाने का तरीका, उसका प्रस्तुत का प्रारूप, स्पष्ट संचार, पक्षपात से मुक्त हो, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो, और मूल्यांकन के विविध तरीकों को समाहित किए हुए हो, और बच्चों को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान कर रही हो। और इसकी जब प्रस्तुति करें तो उसमें हमें ध्यान रखें कि उसका जो ऑडियो क्लियर हो, वो उसके रचनात्मक फॉन्ट जो हों वो इतने बड़े हों कि कक्षा के जो अंतिम पंक्ति में भी बैठा हुआ छात्र है वो भी उसको आराम से समझ सक रहा हो, देख सक रहा हो, है। और हमें इसमें कोई भी ऐसा प्रकरण ना बच्चों को प्रस्तुत कर दें जिसमें जेंडर विभेद प्रदर्शित हो रहा हो, या कोई विशेष वर्ग को आहत करने वाला हो। तकनीकी रूप से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम लोग ऑडियो वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और चित्र उसके स्पष्ट हो। विभिन्न प्रकार के कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनका हम अपनी शिक्षण विधाओं में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जी कंप्राइज एजुकेशनल सूट, ये एक प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से विविध मूल्यांकन गतिविधियां हम लोग करा सकते हैं। छोटे छोटे खेल इसमें दिए गए हैं, इसका प्रयोग करके हम बच्चों को रोचक ढंग से गतिविधियां करा सकते हैं, मूल्यांकन गतिविधि करा सकते हैं। एक ऑडासिटी सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को टेप करके किसी भी वीडियो में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके और मैंने भी जो इस वीडियो में आवाज़ टेप की वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की है। इसका प्रयोग करके आप आवाज़ों को टेप कर सकते हैं। कोई भी अच्छा मान लीजिए आपका स्वर अच्छा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति से कोई कविता वाचन करा के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों को उसमें सुना सकते हैं। ओपन शॉट वीडियो एडिटर ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम फ़ोटो या मोबाइल से लिए गए वीडियो के माध्यम से जो वीडियो को एडिट कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। GIMP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम चित्रों को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चित्र की भाषा, हमारे बच्चों की भाषा, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि हमें अपने जो सामग्री मिलेगी उसमें बच्चों के कंटेक्स्ट में हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो दूसरी भाषा में, अगर अंग्रेजी में दिया हुआ है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी में दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन को हिंदी में कर दें, तो GIMP सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग उस फ़ोटो को एडिट कर सकते उसमें भाषा का परिवर्तन कर सकते हैं। स्केच सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से हम कार्टून वीडियो बना सकते हैं। जियोजेब्रा एक गणित शिक्षण में बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इसी के अतिरिक्त कुछ मोबाइल ऐप भी हैं जो शिक्षा अधिगम को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐप तो दीक्षा ऐप है, जिसका आगे हम और प्रयोग करेंगे।
विश्लेषण करेंगे। उसके अतिरिक्त एनाटॉमी 3D, ऑनलाइन लैब्स, कीवर, स्काई व्यू, फ्री, आर्ट्स एंड कल्चर, स्टार ट्रैकर, PSET, स्टॉप मोशन एनिमेशन, स्ट्रीट व्यू, कहूत। कहूत वेबसाइट के में हम लोग विभिन्न प्रकार के क्विज का निर्माण कर सकते हैं जो बच्चों को रोचक ढंग से मूल्यांकन गतिविधि कराने में उपयोगी होगा। ये एक सरकारी वेबसाइट है, diksha.government.in/explo। इसका मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, दीक्षा ऐप, जिसको हम लोग अपनी कक्षाओं में प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के विभिन्न पाठों के ऑडियो वीडियो उपलब्ध हैं। अधिक से अधिक इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इस लिंक को URL को टाइप करेंगे तो उसमें एक पेज खुल के आ जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, उसमें यूपी बोर्ड डाल देंगे, फिर कक्षा सेलेक्ट करेंगे, जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं वो कक्षा सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका विषय सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें बुक्स आ जाती है। फिर बुक्स को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें पाठ खुल के आ जाते हैं, और उस पाठ को जब हम पर क्लिक करते हैं तो उसमें उसकी ई लर्निंग सामग्री हमारे सामने आ जाती है, जिसको हम मोबाइल के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं। इसी के अतिरिक्त कुछ अन्य ये वेबसाइट दी हुई हैं जो हमारी शिक्षण के में हमारा सहयोग करेंगी। धन्यवाद।